Hello, hello, and good evening, everyone. Am I audible to you? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार मुझे कंफर्म करा दो, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके ओके, ठीक है ठीक है. जस्ट अ सेकेंड. ओके. गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग. मैं माइक म्यूट कर रही हूँ एक सेकंड के लिए. ओके, मैं माइक म्यूट कर रही हूँ. तबीयत अभी बेटर है, ठीक तो नहीं है, बट ठीक है अभी. ओके जी. राधे राधे, राधे राधे प्रतिमा. आज हमारा सेकंड लेक्चर है. कल आप लोगों की क्लास पोस्टपोन करनी पड़ी, सो आई एम रियली सॉरी. उसके लिए हेल्थ इशू था. ठीक है. जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम लोग यहाँ पर एक PYQ डिस्कस करेंगे. ओके. ये 2023 का क्वेश्चन नंबर 58 पॉलिटी से रिलेटेड है. एमपी लेड स्कीम के बारे में, एमपी लेड फंड के बारे में आप सभी ने सुना होगा, पढ़ा होगा. यूपीएससी में भी हम पढ़ते हैं. इवन यूपीएससी में 2017 में एक सवाल आया था प्रीलिम्स में. सीएससी का प्रीलिम्स हुआ था 2017 में, उसमें एक क्वेश्चन आया था एमपी लेड से रिलेटेड. ठीक है. हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं इसको. आई एम ऑडिबल? एक बार बताओ, मुझे कंफर्म करा दो, क्योंकि मैंने माइक म्यूट किया था, तो अभी तो यहाँ से अनम्यूट है. ओके ठीक है. ओके जी. ओके. ये क्वेश्चन है, विजिबल है क्वेश्चन? आप पढ़ पा रहे हैं? रीडेबल है? एक बार मुझे बताइए क्वेश्चन के बारे में. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 58 है ये 2023 में. Which of the following statements regarding the member of parliament local area development scheme are correct? हमें क्या करना है, जो हमारे यहाँ पर स्टेटमेंट हैं चार, उनमें से देखना है कि कौन से स्टेटमेंट रिगार्डिंग एमपी लेड हमारे करेक्ट हैं, ठीक हैं. ठीक है. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, हमें ये देखना है. ऑल राइट. फर्स्ट स्टेटमेंट आपका है द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द स्कीम इज द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन. इस योजना के लिए जो नोडल मंत्रालय है वो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय होता है. एंड सेकंड स्टेटमेंट है फंड्स रिलीज अंडर द स्कीम आर नॉन लैप्सेबल. नॉन लैप्सेबल का मतलब ये होता है कि जब एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाता है, जो भी फंड बचते हैं क्या वो लैप्स हो जाते हैं या फिर उनको आगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में शिफ्ट कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है. तो यहाँ पर ये पूछ रहा है अबाउट एमपीलेड स्कीम के बारे में, एमपीलेड फंड के बारे में, कि अगर मान लीजिए किसी फाइनेंशियल ईयर में जितना फंड मिला है वो आप एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं, खर्चा नहीं कर पाते, तो उसका क्या होगा, क्या वो नॉन लैप्सेबल है? ये स्टेटमेंट सही है? मैम ये मेरा फर्स्ट क्लास है एंड प्लीज टेल मी, प्लीज लेट मी टेल यू आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, सो प्लीज बेसिक से बताइए. एंड आई वाज नॉट यूपीएससी एस्पिरेंट. ओके प्रीति, कोई बात नहीं है, आप यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है. ठीक है, डोंट वरी, हम बेसिक से ही चल रहे हैं. पॉलिटी की क्लास है हमारी, फर्स्ट लेक्चर हो चुका है, रिकॉर्डिंग आपके पास होगी, नोट्स आपको मिल जाएंगे. मेरी तबीयत की वजह से, हेल्थ इशू की वजह से वो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड नहीं करा पाई हूँ. ऑल राइट. ये जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रही हूँ ये हमारा जो 2023 में पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन नंबर 58 है. तो बीच बीच में से मैं रैंडमली क्वेश्चन यहाँ पर लेकर के आऊंगी ताकि आपके जो PYQs है ना वो भी होते रहें साथ में. और आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है या तो कोई यूपीएससी एस्पिरेंट है, इससे कोई लेना देना नहीं है. हम लोग क्लास को बेसिक से ही लेकर के चलेंगे. हमारा टारगेट है ईपीएफओ का एग्जाम क्लियर करना. हमारा यहाँ टारगेट यूपीएससी नहीं है, सो डोंट वरी. ओके. मैं बार बार यूपीएससी को इसलिए मेंशन कर देती हूँ क्योंकि जो सिलेबस है ईपीएफओ में वो यूपीएससी वाला ही है. ऑल राइट. रानी की भी फर्स्ट क्लास है,
ओके कोई इशू नहीं है, कोई बिल्कुल भी इशू नहीं। आप लोगों ने जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा वो देख लिया, 29 जुलाई को जो फर्स्ट लेक्चर क्लास हुई थी वो देख लिया है? बिल्कुल, मैं हिंदी में भी समझाऊंगी, बायलिंगुअल क्लास है, इसका मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों है। बिल्कुल टेंशन मत लो आप लोग, जहां पर भी समझ में ना आए आप मुझे तुरंत बता दीजिएगा। ओके ठीक है। अभी हम ये क्वेश्चन, मैं ये PYQ है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये हमारा PYQ है, राइट। हम इसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ये है PYQ और ये पूछा था 2023 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, देखा है? ओके तो ठीक है, ठीक है, फिर आपको पता चल गया होगा कि हम पॉलिटी बेसिक से ही लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। उसके पहले की बेसिक पॉलिटी आपको मिलेगी जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे, तो जो एक्ट्स हैं, है ना, वो सारी चीजें। लेकिन पॉलिटी एज ए सब्जेक्ट जब हम पढ़ते हैं तो हम बेसिक स्ट्रक्चर से पढ़ते हैं, मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, जहां से संविधान बनना शुरू हुआ वहां से पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे हम उधर ही चल रहे हैं। ऑलराइट, अब यहां देखो दो स्टेटमेंट, संसद सदस्य की भूमिका, यानी इस योजना के अधीन जारी निधि व्यपगत नहीं होती, लैप्सेबल नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट है द रोल ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज द लिमिटेड टू रिकमेंडिंग वर्क्स, यानी संसद सदस्य की भूमिका निर्माण कार्यों को अनुशंसित करने तक सीमित होती है। द स्कीम इज कन्फाइंड टू द स्टेट फ्रॉम विच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज इलेक्टेड, लोकसभा से अगर इलेक्ट हुए हैं तो। एंड हाउएवर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम राज्यसभा, अगर कोई सांसद राज्यसभा से हैं, सो कैन रिकमेंड वर्क एनीवेयर इन द कंट्री, क्या वो देश में उनको कहीं पर भी काम करने के लिए बोला जा सकता है अगर कोई राज्यसभा मेंबर है तो, ठीक है। ये यहां पर कहा जा रहा है, तो यह योजना उस राज्य तक सीमित होती है जहां से वह संसद सदस्य निर्वाचित हुआ, और ये लोकसभा के कॉन्टेक्स्ट में है। तथापि राज्यसभा का सदस्य देश में कहीं भी निर्माण कार्यों की अनुशंसा कर सकता है। अगर कोई सांसद राज्यसभा से चुनकर आए तो वो देश में कहीं भी कर सकते हैं, अगर लोकसभा से आए हैं तो वो अपने निर्वाचित, यानी जहां से वो सांसद हैं केवल वहीं से कर सकते हैं। ये सही है या गलत है ये बताना है। अब आप बताइए, आंसर ए आ रहा है और वेराइटी होनी चाहिए आंसर में, और बताइए क्या आंसर हो सकता है। और जरूरी नहीं है यहाँ पे कि आपको, लेकिन आप कोशिश करिए, ओके कोशिश करिए आप लोग कि क्या हो सकता है। MLA MPs के बारे में हम लोग सब पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि उनके वर्क क्या होते हैं, उनको जो पैसे दिए जाते हैं। हम हमें, जैसे अभी देखो हिमाचल प्रदेश की अगर बात लें, क्लाउड बर्स्ट हो रहा था, कंगना रनौत अचानक से चर्चा में आ गई थी चर्चा में। कौन है कंगना रनौत, MLA है या MP है? MP है, और अचानक से चर्चा में आई थी, राइट। और उन्होंने एक स्टेटमेंट और दे दिया था कि मैं MP हूं, मैं सांसद हूं, मेरे पास नहीं है तो मुझे तो कैबिनेट में अगर मैं होंगी तो मेरे पास पावर्स आएंगी, ऐसा कुछ बोला था। मंडी से सांसद है ना, और उन्होंने ऐसा कुछ बोल दिया, तो बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो गया था। बट MP के पास भी बहुत सारी पावर होती है ऑब्वियसली। जो लोकल एरिया होते हैं वहां पर काम करने के लिए उनको प्रॉपर पैसे दिए जाते हैं, फंड दिया जाता है, और अच्छा खासा फंड दिया जाता है। सो देखो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना हमारा, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है इस योजना के लिए, यानी कि नोडल मिनिस्ट्री जो है ना इस स्कीम के लिए, वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ही है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। अगर फर्स्ट सही है तो हम देखेंगे, अगेन हम आएंगे एलिमिनेशन मेथड पे। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि हमको एक चीज के बारे में हम बिल्कुल श्योर हैं फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में, ये सही ही है। अगर ये सही है तो जहां पर फर्स्ट नहीं है उसको हटा देंगे ताकि हमारे ऑप्शन लिमिटेड हो जाएंगे फिर, ठीक है। जैसे देखो यहाँ थर्ड पे नहीं है ए, तो हम इसे हटा देंगे। 3 जगह अब कम से कम 3 ऑप्शन हमारे पास हैं। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है फंड्स रिलीज्ड अंडर द स्कीम आर नॉन लैप्सेबल, ये लैप्सेबल नहीं होते, शिफ्ट हो जाते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। ओके, अगला जो वित्त वर्ष आता है जब बजट पेश किया जाता है तो उसमें शिफ्ट कर दिए जाते हैं अगर पैसे बचते हैं तो। इसीलिए बोला जाता है कि इनके पास पैसे होते हैं अगर इनकी विल पावर अच्छी हो, ठीक है। जब हम ऐसे लिखते हैं, जब हम मेंस की आंसर राइटिंग भी करते हैं तो उसमें हमेशा जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनल गैप्स आते हैं ना, तो हमेशा बोलते हैं कि पॉलिटिकल विल पावर अच्छी नहीं होती है, इम्प्लीमेंटेशन इसलिए ठीक नहीं हो पाता है, पॉलिसीज का फॉर्मुलेशन हो जाता है, बल्कि लैक ऑफ विल पावर की वजह से, पॉलिटिकल लीडर्स में उनकी जो इच्छा शक्ति होती है उसकी कमी की वजह से यहाँ पर नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता, कार्यान्वयन नहीं हो पाता है। तो
फंड बचा रह जाता है इनका। ये स्टेटमेंट भी सही है, हम बिल्कुल श्योर हैं फर्स्ट सेकंड ठीक है। अगर फर्स्ट सेकंड ठीक है तो देखो यहाँ पर सेकंड नहीं है तो इसको हटा देंगे, यहाँ पर सेकंड है तो अभी बी और डी को बचा कर रखते हैं। थर्ड पर आते हैं, द रोल ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज लिमिटेड टू रिकमेंडिंग वर्क्स, मतलब संसद सदस्य की भूमिका निर्माण कार्यों को अनुशंसित करने तक सीमित होती है। ये बिल्कुल सही बात है यहाँ पर। सो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा सही है। अगर थर्ड सही है तो यहाँ पर देखो बी, अभी भी हमारे दोनों में कंपटीशन चल रहा है, बी में और डी में, बी और डी दोनों में कंपटीशन है, आप देखो ठीक है, दोनों में आ रहा है। अब 4 देखेंगे, यह योजना उस राज्य तक सीमित होती है, यानी दिस स्कीम इज कन्फाइंड टू द स्टेट फ्रॉम विच द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज इलेक्टेड लोकसभा। हाउएवर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम राज्यसभा आर रिकमेंडेड वर्क एनीवेयर इन द कंट्री। नहीं, एनीवेयर इन द कंट्री नहीं होता है। लोकसभा के बारे में होता है कि अगर कोई लोकसभा सांसद है तो वो अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी में कहीं पर भी काम कर सकते हैं। अगर कोई राज्यसभा सांसद है तो वो उस स्टेट में, ठीक है, उस स्टेट में कहीं पर भी काम कर सकते, पूरे देश की बात नहीं है। लेकिन यहां पर तो ये जो ऑप्शन है ना 4, ये इसलिए गलत हो गया। ऑलराइट, आंसर हमारा यहां पर 4 गलत है तो ये हट गया, बी आ गया। बी ऑप्शन सही है यहां पर हमारा, बी। अब देखो ये स्टेटमेंट है तीनों, बेस्ड ऑन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम एमपी लेड। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, नोडल मिनिस्ट्री यहाँ की जो है वो है स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये करेक्ट है। सो दिस मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्कीम। ओके, इस योजना के लिए ये जो मंत्रालय है, सांख्यिकी मंत्रालय, ये जिम्मेदार है। सेकेंड स्टेटमेंट, फंड्स रिलीज अंडर दिस स्कीम आर नॉन लैप्सेबल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एमपी लेड फंड्स आर इंडीड नॉन लैप्सेबल, ये सच में लैप्सेबल नहीं होते हैं। दिस मीन्स, इसका मतलब ये होता है दैट एनी अब्सेंट फंड, यानी कि एनी अनस्पेंट फंड, जो भी ऐसा पैसा है जो खर्च नहीं हुआ है, अभी तक बचा हुआ है, फ्रॉम 1 ईयर टू कैरी फॉरवर्ड इट कैन बी यूज्ड इन सब्सिक्वेंटली ईयर, नेक्स्ट में हो सकता है, फंड आर नॉट रिटर्न टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रिटर्न नहीं किया जाता है पैसा। एक चीज और, ये जो स्कीम है ये आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि ये राज्य क्षेत्र की स्कीम है, कैसी है, तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। रोल ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज लिमिटेड टू रिकमेंडेड वर्क, कहाँ कहाँ, MP's recommended projects which are then executed by district authorities. Okay, and scheme is confined to state from which MP elected Lok Sabha, but Rajya Sabha MP can recommended work anywhere in the country. This statement is incorrect. ये statement incorrect है because Lok Sabha MP can recommend work primarily within their constituency, while Rajya Sabha MP can recommend work within state they were elected from, जहां से वो elect किए गए हैं उस state में कहीं पर भी हो सकते हैं। इसलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारा गलत था। अभी देखो एक क्वेश्चन के थ्रू आपके पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन हो जाएगी कि अगर अब यहां से क्वेश्चन आएगा ना तो आपका गलत नहीं होगा। जब हम MP MLA MPs के बारे में पढ़ेंगे तो ये भी पढ़ेंगे, तो अब वो वहां पर समझने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी फिर इसके लिए। हाँ जी, पैसों को खा लेते हैं नेक्स्ट ईयर में, हाँ मतलब पैसे होते हैं, करते नहीं है ये लोग, बस यही है। अबाउट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, एक बार देख लो ये जो स्कीम है क्या है। सो इट्स ऑनगोइंग सेंट्रल सेक्टर स्कीम विच वर लॉन्च्ड इन 1993-94, 1993-94 में ये जो स्कीम है ये लॉन्च की गई थी। ये एक सतत केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे 1993-94 में शुरू किया गया था, राइट। इसका उद्देश्य क्या है, अगर आप इसका उद्देश्य देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है तो हम यहां पर देखेंगे, द स्कीम एनेबल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टू रिकमेंड वर्क्स फॉर क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबिलिटी एंड कम्युनिटी असेस्ड बेस्ड ऑन लोकली फेल्ट नीड्स टू बी टेकन अप इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द एरिया ऑफ नेशनल प्रायोरिटी नेमली ड्रिंकिंग वाटर,
ठीक है, एजुकेशन की बात होती है, अगर पब्लिक हेल्थ की बात है, सैनिटेशन की बात है, रोड्स की बात है, आप देखिए आप इन्हीं कामों के लिए इनके पास जाते हैं। अभी क्लाउड बर्स्ट हुआ था हिमाचल प्रदेश में या कहीं पर भी, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ हिमाचल प्रदेश के बारे में बिकॉज हमारे सामने रिसेंट एग्जाम्पल है, तो मे भी शायद इस बार भी आ सकता है, क्योंकि एक सांसद ने बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है, बहुत चर्चा में रहा है, तो आ सकता है क्वेश्चन यहाँ से। ऑल राइट, हाँ बिल्कुल। देन शुड आई कंटिन्यू माई फर्स्ट क्लास? कोई बात नहीं है, अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी आप ये कंटिन्यू कर लो, उसके बाद आज शाम तक आप वो अपनी कर लेना, ओके। अगर आप उसके चक्कर में इसको भी छोड़ोगे तो आज जो न्यू चीज हम पढ़ेंगे आपसे ये भी छूट जाएंगे। ऑल राइट प्रीति, शाम को लेकिन वो कर लेना, अगर कोई चीज उसमें समझ में ना आए, इसमें समझ में ना आए, तो आप मुझे कल बता देना, अगर मान लो आज नहीं पता चल रहा है तो, ठीक है। अब देखो, यह योजना संसद सदस्यों को राष्ट्रीय प्राथमिकता होते हैं क्या, पेयजल है, शिक्षा है, जन स्वास्थ्य है, स्वच्छता, सड़क आदि क्षेत्र में अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में। तो ये कंगना रनौत का निर्वाचन क्षेत्र ही था ना जहां पर प्रॉब्लम हुई थी, कंगना रनौत का निर्वाचन क्षेत्र ही था जहां प्रॉब्लम हुई। स्थानीय स्तर पर महसूस की जाने वाली आवश्यकताओं के आधार पर टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु कार्यों की सिफारिश करने को सक्षम बनाती हैं। इसीलिए आप देखोगे कोई रोड बनेगा सांसद को बुला लेते हैं इनॉग्रेशन करने के लिए, कोई कॉलेज बनता है सांसद को बुला लेते हैं, कोई पानी आदि की व्यवस्था की जाती है तब सांसद को बुलाते हैं। बुलाते कि नहीं बुलाते? क्योंकि ये इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो भी बेसिक आवश्यकताएं होती हैं उनकी विधानसभा की या उनकी कॉन्स्टिट्युएंसी की, अगर मान लो लोकसभा की बात आ रही है या राज्यसभा की बात आ रही है, तो उनके अपने स्टेट के अंतर्गत। ऑल राइट, क्लियर है चीज? फर्स्ट क्लास की नोट्स की बात कर रहे हो, नोट्स की बात कर रहे हो आप। अंडर द स्कीम एनुअल एमपी लेड फंड एंटाइलमेंट पर एमपी कंस्टिट्यूएंसी इज रेट्स 5 CR। अब देखो, इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक सांसद के निर्वाचन क्षेत्र के लिए वार्षिक एमपी लेड डीएस जो फंड मिलता है उसकी पात्रता होती है 5 CR। ये 5 CR इसकी, ये इतना इनको मिलता है। एंड लोकसभा मेंबर कैन रिकमेंडेड वर्क्स विद इन देयर कॉन्स्टिट्युएंसी। देखो यही हमारा स्टेटमेंट था जो फोर्थ था, उसमें से आधा स्टेटमेंट जो था वो ये था, है ना, तो ध्यान रखना है इसके बारे में, ओके। नोट्स, हाँ PDF के जो नोट्स हैं इंग्लिश में इसका ऑब्जेक्टिव, ओके ओके, देखो मैं दोबारा यहां बता देती हूँ आपको, डोंट वरी। हम ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं जो एमपी लेड स्कीम है। सो स्कीम इनेबल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, राइट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं कि किस काम में इनको ये इनेबल बनाती है, सक्षम बनाती है। टू रिकमेंड वर्क फॉर क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल कम्युनिटी assets based on locally felt needs to be taken up in their constituencies in area of national priority like drinking water, sanitation, roads, education, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में यहाँ पर ईयर मिलता है ये, हाँ बिल्कुल, एमपी लेड जो आता है वो पर ईयर, क्योंकि बजट भी आता है हर साल, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर ये चीज। अब आगे देख लेते हैं राज्य, अब देखो ये लोकसभा की बात थी, नाउ वी विल टॉक अबाउट राज्यसभा सांसद, ओके, राज्यसभा मेंबर। सो राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन रिकमेंडेड वर्क इन 1 or more district in the state from where he or she has been elected। आपको याद रखना है लोकसभा और राज्यसभा, अगर बात राज्यसभा की हो रही है तो स्टेट में कहीं पर भी, और अगर बात लोकसभा सांसद की हो रही है तो उनकी जो कॉन्स्टिट्युएंसी होती है सिर्फ वहीं पर वो काम कर सकते हैं। लोकसभा सांसद की लिमिटेशन है, राज्यसभा सांसद की लिमिटेशन नहीं है, वो अपने राज्य में कहीं पर भी काम कर सकते हैं। आप कंगना रनौत के बारे में बताइए, लोकसभा सांसद है कि राज्यसभा सांसद है? हाँ जी, लोकसभा सांसद है या राज्यसभा मैं वही, इसीलिए मैं नाम ले रही हूं कंगना रनौत का बार बार ना, लोकसभा सांसद हैं तो वो अपनी, इसीलिए वहां के जो लोग थे वो क्या बोल रहे थे कि हमने आपको इलेक्ट इसलिए नहीं किया है, हमने आपको वोट, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था पहले दूसरे दिन कि मैं कैसे जाऊं, वहां की कनेक्टिविटी खत्म हो गई है। लोगों ने क्या बोला था कि हमने आपको वोट इसलिए नहीं दिया था कि आप स्टेटमेंट दो, बस यहाँ पे तब आओ जब यहाँ कुछ सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। सांसद का मतलब क्या है किसी क्षेत्र में, कि जब आपकी जनता परेशान है, कनेक्टिविटी हो ना हो, लेकिन आपको तो जाना पड़ेगा ना, आप चाहे जो रास्ता निकालें।
अगर यहीं पर कंगना रनौत होती राज्यसभा सांसद तो फिर ये मंडी तक सीमित नहीं होती, फिर ये पूरे हिमाचल में कहीं पर भी काम कर सकती थी। ऑल राइट, अगर कंगना रनौत राज्यसभा सांसद होती तो ये फिर मंडी तक, अभी ये मंडी तक सीमित है। अभी अगर बगल के उसमें कुछ हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट में, मान लो मंडी है, चंबा में कुछ बात हो जाए तो ये चंबा में काम नहीं कर सकती अभी। ऑल राइट, हाँ अपने ही क्षेत्र में काम करेंगी। क्लियर है ये चीज, मैंने इसीलिए कंगना, क्योंकि बहुत चर्चा में थी कंगना रनौत, तो पॉसिबिलिटी है कि इस बार फिर से एमपी लेड स्कीम पर आ सकता है। बहुत नुकसान हुआ है चूंकि हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, बहुत ज्यादा घर वहां पे आप देखें कंस्ट्रक्शन जो था कितना ज्यादा डिमोलिश हो गया है ना। अब आगे देखें, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा में सेलेक्ट एनी वन और मोर डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम वन स्टेट इन कंट्री फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर चॉइस ऑफ वर्क अंडर द स्कीम। लोकसभा और राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य इस योजना के अंतर्गत अपनी पसंद के कार्य के कार्यान्वयन के लिए देश के किसी भी एक राज्य से एक या एक से अधिक जिलों का चयन कर सकते हैं। ये अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, पहले लोकसभा में 2 सदस्य जो होते थे यानी 2 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते थे, मनोनीत किए जाते थे, अभी हैं? अभी भी किए जाते हैं? एंग्लो इंडियंस अभी भी किए जाते हैं क्या? नहीं किए जाते? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये बात मैंने समझाने के लिए यहाँ पे लिखी है, बट आपको पता होना चाहिए कि अब ये व्यवस्था नहीं है हमारे संविधान में, अब संशोधन हो चुका है, अमेंडमेंट हो चुका है। क्लियर है? हाँ, अब वो नहीं रहे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। किसी भी स्टेट या सिर्फ अपने स्टेट में? नहीं, लोकसभा की बात हो रही तो अपने ही स्टेट में, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी डिस्ट्रिक्ट वहां पे देखो। अगर एक चीज और, लोकसभा मेंबर के बारे में बात हो रही थी तो बात हो रही थी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और अब जो नॉमिनेटेड मेंबर की बात हो रही ना लोकसभा की, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई भी डिस्ट्रिक्ट चुन सकते हैं। ठीक है, ये बात हो रही है यहाँ पर। हाँ, 12 राज्यसभा, ठीक है। एमपी डू नॉट डायरेक्टली रिसीव फंड अंडर, एक चीज और, अगर स्टेटमेंट आ जाए कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं ये डायरेक्टली रिसीव करते हैं फंड्स को अंडर एमपी लेड स्कीम, तो नहीं, दे डोंट रिसीव डायरेक्टली, ओके, they don't directly receive fund under MP-led, their the center directly transfer the sanctions amount in 2 installment 22.5 CR to district authority। जब ये district authority की बात आ रही है तो किसको जाता होगा ये फंड? किसको जाता है पहले बताओ? हमेशा डीएम, यस, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, है ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जाता है ये। बहुत बढ़िया। and of the concerned MP's nodal district after a recommended project gets approval। इसलिए आप देखोगे जो थोड़ा व्यक्ति समझदार होता है ना इस पोस्ट पर जो होता है, मतलब जिसने कुछ पैसा वैसा ना लिया हो अपने कार्यकाल में या ना लेता हो, ठीक है, और ये इनकी एमपीज की जब बात होती है इनका हमेशा 36 का आंकड़ा बना रहता है, ठीक है, क्योंकि यहां से जो पैसे जा रहे हैं ना इधर, इनके साइन के बिना जा ही नहीं सकते। विदाउट हेज और हर सिग्नेचर यहां पर ये पैसा ट्रांसफर हो ही नहीं सकता, सेंटर से तो इनके पास ही आएगा, यहां तक पहुंचने में इनका अप्रूवल चाहिए ही चाहिए। ऑल राइट, क्लियर है ये चीज? अब एक चीज और देखो, नोडल मिनिस्ट्री मैं बता चुकी हूं, पहले फिर से देख लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन हैज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिसी फॉर्मुलेशन, रिलीज ऑफ फंड्स, ऑल राइट, एंड प्रिस्क्राइबिंग मॉनिटरिंग मैकेनिज्म फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। ये जो मंत्रालय है, ये जो मिनिस्ट्री है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए, मैकेनिज्म के लिए, एंड जो भी यहां पर मॉनिटरिंग की जानी है उसके लिए भी। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नीति निर्माण, धनराशि जारी करना, उसकी निगरानी करना और उसके लिए तंत्र निर्धारित करना, ये सब जिम्मेदारी इस मंत्रालय की होती है, इस मिनिस्ट्री की होती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, इसकी होती है। क्लियर है? एक बार बताइए मुझे, क्लियर है? ये जो एक क्वेश्चन था, अगर अभी एमपी लेड से रिलेटेड कहीं से भी कोई क्वेश्चन, मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज थी आपको सब कुछ बता दी, फॉर्मुलेशन कब हुआ, कैसे हुआ, अबाउट लोकसभा राज्यसभा, तो
आई होप कि अगर क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो आप कर ले जाओगे। अभी तो हम क्लास में भी पढ़ेंगे एमपीलैड स्कीम को। अगर फंड्स बच जाए तो नेक्स्ट टाइम फंड्स के साथ, हाँ फंड्स के साथ ऐड हो जाता है, इसीलिए बोला गया है कि नॉन लैप्सेबल है, इसीलिए बोला गया है नॉन लैप्सेबल है। ठीक है, क्लियर है ये चीज। और इसमें भी परसेंटेज होता है कि आप SC ST सैंक्शन में कितना कितना कैसे कैसे कर रहे हैं, वो मैं प्रॉपर डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी जब क्लास में पढ़ाऊंगी। ओके, अब हम अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं। ये हमारा एक PYQ था। सो देखो, फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये हम शुरू कर रहे हैं। हमने यहीं पे अपना जो लास्ट क्लास थी वो बाइंड अप की थी कि जो संविधान के कार्य हैं, फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या हैं। तो फर्स्ट फंक्शन जो हम देख रहे थे वो है एक्सप्रेशन ऑफ आइडियोलॉजी, विचारधारा की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियोलॉजी। ऑलराइट, सो जब हम यहाँ पर एक्सप्रेशन ऑफ आइडियोलॉजी देख रहे हैं, इट रिफ्लेक्ट्स द आइडियोलॉजी एंड फिलॉसफी ऑफ अ नेशन, मतलब राष्ट्र राज्य की विचारधारा और दर्शन को दर्शाता है। आप मुझे बताइए, हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट वर्ड मेंशन है फॉर अ कंट्री और नेशन, क्या मेंशन है? नेशन हमारे संविधान में लिखा हुआ है भारत के लिए, या स्टेट लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? स्टेट लिखा हुआ है ना? कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है इस बात को? स्टेट। गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो नेशन स्टेट की जब बात कर रहे हैं तो हम अपने देश की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देश की आइडियोलॉजी क्या है? जैसे हम बोलते हैं वी आर सेकुलर, हम क्या बोलते हैं? वी आर सेकुलर, यही बोलते हैं, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। तो ये हमारी क्या है? आइडियोलॉजी है। सेकुलरिज्म इज अ आइडियोलॉजी, ऑलराइट, ये हमारी विचारधारा है। और इस बात का पता कहाँ से चलता है कि हम सेकुलर हैं? अगर हम बोले या भारत के रहने वाले लोगों के बारे में बोला जाए तो सेकुलर नहीं है, हम तो अपने अपने धर्म को मानते हैं। बट हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारी प्रियम्बल में, जिसे कि मिरर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, वहां पर लिखा हुआ है कि वी आर सेकुलर। हम किसी एक धर्म के आधार पर बनने वाले देश नहीं है, जैसे पाकिस्तान बना है इस्लाम के आधार पर। भारत देश का अपना कोई रिलीजन नहीं है, इस बात का एक्सप्रेशन करता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का ये फंक्शन हो गया एक। ओके, ये फंक्शन हो गया। हाँ, प्रीएम्बल में ऐड किया गया है, वेरी गुड। रिपब्लिक ऑफ इंडिया, बहुत बढ़िया। सेकंड हम देखें क्या है यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स, क्या डिक्लेयर करता है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन? इंडिया इज ए सोवरन, भारत एक सोवरेन कंट्री है, संप्रभु है। हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, हमारे जो IR की बात हम करते हैं, इसको आप ऐसे समझिए, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, एक बेसिक जानकारी हिस्ट्री की आप सबको होगी, हम थोड़ा पॉलिटी को हिस्ट्री से कनेक्ट करेंगे तो आप इस शब्द को समझेंगे, सोवरेन का मतलब क्या होता है। ऑलराइट, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपने सब्सिडरी अलायंस के बारे में पढ़ा होगा। सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस की थी भारत में, इंडिया में, पढ़ा है इसके बारे में? जब लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, तो ये जो वर्ड है सब्सिडरी अलायंस, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब क्या था? उसने क्या बोला था? जैसे जब मैसूर पर लगाया था, जब फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, फोर्थ आंग्ल मैसूर वॉर हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था, राइट, उस समय पर गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली था, और तभी लगाया था क्या? सब्सिडरी अलायंस। क्या उसमें किया था कि भाई देखो, आपका जो IR है, जो इंटरनेशनल रिलेशन है ना, वो हम हैंडल करेंगे। इसका मतलब क्या था? नेपोलियन बोनापार्टा जो कि इजिप्ट और सीरिया को जीतते हुए इंडिया की तरफ आ रहा था, तो इनको डर था कि टीपू सुल्तान उससे मदद मांगेगा या भारत से मदद आ सकती है, राइट। हाँ, ट्रिब्यूट शुड बी, यस, वी विल गिव सपोर्ट टू अ लोकल गवर्नमेंट। और उसमें यह था कि हम आपको यहाँ पर आपके लिए हम अपनी आर्मी रखेंगे, आप हमें पे करो। आप कोई भी इंटरनेशनल सपोर्ट ना किसी को दे सकते हो, ना किसी से ले सकते हो। वैसे ही आप अपने इंटरनल सपोर्ट भी नहीं दे सकते किसी को, आप कोई इंटरनल सपोर्ट भी ना ले सकते हो ना दे सकते हो, हमसे पूछ कर ही करोगे आप जो करोगे। ओके, एंड वी विल डील इट। ये था सब्सिडरी अलायंस, और आपको पे करना पड़ेगा। हम जो आर्मी आपको दे रहे हैं आपके प्रोटेक्शन के लिए, कोई अटैक नहीं करेगा, हम इस बात की गारंटी दे रहे हैं। तो
उस समय पर ये क्या था, मतलब सहायक संधि हो गई थी। अभी हम बोल रहे हैं वी आर सॉवरन, हम अपना आईआर खुद डील करते हैं। किस देश में प्रधानमंत्री जा रहे हैं, किस देश के साथ क्या वार्तालाप करना है, किस देश के साथ कौन सी डील करनी है, कितना किस तरीके से बायलैटरल रिलेशन हमारे होने हैं, ये सब पूरा का पूरा जो डील होती है ये पूरा देश इंडिया ही इसको कर रहा है डील। ठीक है, स्क्रीन स्मॉल हो गया है, स्क्रीन तो वैसे उतना ही है, एक बार देखो। ठीक है, सो यहां पर देखो, संविधान भारत को एक संप्रभु समाजवादी, तो इसका मतलब यह है कि हम अपने आईआर को खुद डील कर रहे हैं, हम अपने डिफेंस को खुद डील कर रहे होते हैं, यानी रक्षा को खुद डील कर रहे होते हैं। किस देश के साथ क्या डील करनी है, युद्ध करना है नहीं करना है, कैसे करना है, सारी की सारी चीजें हम खुद ही करते हैं। अच्छा, स्क्रीन ब्लर आ रही है, अभी मुझे 1 मिनट, जस्ट अ सेकेंड, अभी बताइए अगर अभी भी ब्लर आ रही है तो फिर मैं इसको ठीक कराती हूँ। ओके, सभी के पास ब्लर आ रही है, कुछ ऐसा तो नहीं नेटवर्क इशू हो आप लोगों की तरफ, मे बी शायद आप लोगों की तरफ नेटवर्क, अगर सबके पास ब्लर है तो यहां से नेटवर्क इशू होगा। ब्लर है, मैं एक बार देख लेती हूँ, मैं एक बार देखती हूँ। ओके, जस्ट अ सेकेंड, 1 सेकेंड बस आप दो। अब सही है, अब बिल्कुल सही है। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। सो यहां पर ये सॉवरेन वर्ड हो गया, सोशलिस्ट समाजवादी। अगर हम अपनी इकोनॉमी को देखें तो क्या हम कैपिटलिस्ट कंट्री हैं, है ना, वी आर सोशलिस्ट, समाजवादी देश है हम, राइट। इसी तरीके से सेकुलर, जो अभी हमने बोला इंडिया का अपना कोई रिलीजन नहीं है, कोई धर्म नहीं है, इसीलिए भारत में सभी रिलीजन हैं, सभी को आगे बढ़ाया जाता है। जब आप आर्टिकल 29 और 30 पढ़ते हैं, जब आप आर्टिकल 30 पढ़ते हैं, 29 पढ़ते हैं, या कहीं पर भी ऐसा लिखा है भारत के संविधान में कि किसी एक विशेष रिलीजन को ही सपोर्ट किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं लिखा। ठीक है, तो सेकुलर नेचर हो गया। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक है हम, लोकतंत्र, यानी कि हमारे देश को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो पावर मिली है इस देश के लोगों से मिली हुई है। यहां पर लोकतांत्रिक, अब प्रैक्टिकली है या नहीं है वो अलग बात है, बट ये सारी चीजें हैं। रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब क्या है, रिपब्लिक का मतलब है जैसे हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे यहां पर भी है और ब्रिटेन में भी है। अगर किसी एक की डिफरेंस आपसे पूछा जाए बिटवीन ब्रिटेन पार्लियामेंट्री सिस्टम और इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में या संवैधानिक जो प्रणाली है उसमें, और भारतीय संविधान प्रणाली में, अगर कोई संसदीय प्रणाली में एक मुख्य डिफरेंस पूछा जाए तो क्या है, दोनों में क्या है, हमने वहीं से लिया है। यस, ब्रिटेन मोनार्क है, वहां पर अभी भी क्या है, राजतंत्र है, वंशानुगत चलता है, हेरिडिटरी चलता है। हमारे यहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं, जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, वो क्या होता है, उनका इलेक्शन होता है। रिटन और अनरिटन तो एक तरीके से आ जाएगा, मतलब सेकेंडरी रीजन हो जाएगा ये तो, है ना, ये एक मेन रीजन नहीं है। बट पार्लियामेंट्री सिस्टम की जब हम बात करते हैं, चूंकि हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमारी जो संसदीय प्रणाली है, हमने ब्रिटेन से ली है, वो ब्रिटेन से ली है ना हमने। सो देखो, अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की ही बात कर रहे हैं, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम की, अब इसमें हमने कहां से, ब्रिटेन से लिया है, ठीक है, हमने ये लिया है ब्रिटेन से, ऑल राइट। अब एक बात बताओ, यहां पर तो मोनार्क है, यानी कि यहां पर राजतंत्र है। वहीं जब हम अपने को देखते हैं, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम को देखते हैं, भारतीय संसदीय प्रणाली को देखते हैं, तो हमारे यहां पर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है कि नियुक्ति होती है, क्या होता है? यस, वी हैव इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, एब्सोल्युटली। प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, सिलेक्शन होता है और अपॉइंटमेंट होता है। क्या होता है? ये कीवर्ड्स हैं, इन्हीं के बेस पर क्वेश्चन गलत और सही हो जाता है, ठीक है। इलेक्शन होता है, तो हमारे यहाँ तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है,
ठीक है। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन हमारे यहाँ जो होता है ये डायरेक्टली होता है कि इनडायरेक्टली होता है? डायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष, या फिर इनडायरेक्टली, कैसे होता है बताइए? कभी आप लोगों ने किया है क्या प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है? इनडायरेक्टली होता है। जो हम यहाँ से एमपीज को चुन करके भेजते हैं, एमएलए एमपीज को, वो वहां पर वोट करते हैं। जब हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे तो हम इनकी जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको भी पढ़ेंगे, राइट, अच्छे से। एंड जब आप इधर आते हैं तो यहाँ पर आज भी क्या होता है, ये सब कैसे चलता है? हेरिडेटरी, यानी कि यहाँ पर ये वंशानुगत रूप से चलता है। क्लियर है? ये चलता है वंशानुगत। तो ये एक चीज यहाँ पर है। इसी के साथ हम देखेंगे एक्सप्रेशन ऑफ बेसिक लॉ, फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में एक और, मान लीजिए, देखो बस स्टेटमेंट बन जाए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 4 स्टेटमेंट आ जाएं जैसे अभी थे, अब उन्हीं में जो हमने पढ़े ये आ जाए। एक स्टेटमेंट यहाँ पर और आ जाए, कौन सा? एक्सप्रेशन ऑफ बेसिक लॉ। क्या ये फंक्शन है संविधान का, एक्सप्रेशन ऑफ बेसिक लॉ? जो बिल्कुल बेसिक है, जो मूल कानून है, क्या उसकी अभिव्यक्ति करता है हमारा संविधान? हाँ जी, PRST, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ओके, अब आगे देखिए, मूल कानून की अभिव्यक्ति क्या है? अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट बेसिक लॉज विच कैन यूजली बी मॉडिफाइड और रिप्लेस्ड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट। दोबारा से देखें, फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंक्शन ये भी है एक्सप्रेशन ऑफ बेसिक लॉ। और एक्सप्रेशन ऑफ बेसिक लॉ की जब हम बात कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट अ बेसिक लॉ विच कैन यूजली बी मॉडिफाइड, मॉडिफाई किया जाता है, किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हमारे यहाँ होते हैं, रिप्लेस्ड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट। कैसे किसी कानून को रिप्लेस किया जा सकता है? ऐसे ही, या एक प्रोसेस के थ्रू, अमेंडमेंट प्रोसेस होता है। जब हम अमेंडमेंट वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट भी पढ़ेंगे, संशोधन के प्रकार पढ़ेंगे कि कौन से प्रकार के संशोधन, कौन सा कानून किस प्रकार के संशोधन के द्वारा होता है, किस अमेंडमेंट के द्वारा होता है, राइट। तो ये चीजें भी हम यहाँ पर देखेंगे, 2 टाइप ऑफ अमेंडमेंट। ओके, और देखो, जनरली देयर आर स्पेशल लॉज टू which focus upon the rights of the citizens। कुछ स्पेशल लॉज भी हैं जो कि सिटीजन्स के राइट्स पर फोकस करते हैं, नागरिकों के अधिकारों पर फोकस करते हैं। अगर आप एग्जांपल, यानी कि फॉर इंस्टेंस, राइट कंसर्निंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट, राइट कंसर्निंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन, असेंबली, प्रेस, ये जो राइट आप यहाँ पर देख रहे हैं, चाहे फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हुई, प्रेस की बात हुई, असेंबली की बात हुई, ये कौन से आर्टिकल में आता है? किस एज पर अमेंडमेंट, यस, किस आर्टिकल में आता है? 19 में। ओके, गुड। अगर हमने, जैसे कल आपने बताया था, जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें, कि 6 टाइप की कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है, राइट। तो जब आर्टिकल 19 की बात कर रहे हैं तो ये कौन सी कैटेगरी है? मतलब अगर इसको हम डिफाइन करें तो नाम क्या दिया गया है? फ्रीडम, इज इट राइट? राइट टू फ्रीडम। ओके, ठीक है, गुड। ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क, संगठनात्मक ढांचा, संगठनात्मक ढांचा क्या होता है इनका, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क है वो कैसा है? सो देखो, ये भी एक फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का कि ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनका एक फ्रेमवर्क तैयार करता है। वो संविधान में ही लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी लिखा हुआ है। राइट टू फ्रीडम 19 to 22, वेरी गुड, बहुत बढ़िया दिनेश, बहुत बढ़िया। इट प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नमेंट। It defines the function of legislature, executive, judiciary। जब बात legislature यानी कि विधायिका, executive कार्यपालिका, judiciary न्यायपालिका, इनके कार्य क्या हैं? ठीक है, कौन डिफाइन करता है ये सारी चीजें? ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है। इंटर स्टेट रिलेशनशिप, रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर अथॉरिटी। सो जो संगठनात्मक ढांचा है, सरकार के लिए एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है बाय कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया,
है ना। लेजिस्लेचर बनेगा कैसे, फॉर्म कैसे होगा, पावर्स क्या क्या हैं, लिमिटेशंस क्या क्या है, काम कहाँ कहाँ कर सकता है, फॉर्मुलेशन किस आधार पर बना सकता है। अब एक बात देखिए, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी नहीं होती कि आप किसी भी भारत के नागरिक का जो मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उनको वॉयलेट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट वॉयलेट फंडामेंटल राइट्स। ओके, अगर ये बात नहीं लिखी होती तो आपको लगता है आज भी चीजें वैसे ही चल रही होती जैसे चल रही हैं? ठीक है, तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के कार्य, उनके अंतर संबंध, यानी कि इनके दोनों के किस तरीके के रिलेशन है विधायिका और कार्यपालिका के, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के अपने रिलेशन कैसे हैं, उनकी दोनों की लिमिटेशन क्या क्या है। ठीक है, इन चीजों को भी डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन। सेम चीज न्यायपालिका के साथ फिर यहां पर आ जाती है। इसके साथ एक और फंक्शन है लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स। अब देखो यहां पर, अब हम जानेंगे लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स के बारे में, सरकार के स्तरों के बारे में। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? एक बार मुझे बताइए, कोई डाउट तो नहीं है? अगर कोई डाउट हो रहा है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। ऑल क्लियर? ओके, सो अब हम यहां पर देखें लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स, क्या क्या गवर्नमेंट के लेवल्स हैं। A constitution generally explains the level of different organ of the government, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जनरली एक्सप्लेन किया जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ लेवल्स को, सरकार के अलग अलग तरीके के स्तरों को। एक संविधान आमतौर पर सरकार के विभिन्न स्तरों की व्याख्या करता है, चाहे वेदर इट इज फेडरल, यानी कि सरकार चाहे संघीय हो, चाहे फेडरल हो, या कॉन्फेडरेशन हो, परिसंघीय हो, या यूनिटरी हो, एकात्मक हो, इज यूजली डिस्क्राइब्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी तरीके की सरकार हो, एकात्मक हो, यूनिटरी हो, एंड इसी के साथ फेडरल हो, चाहे कॉन्फेडरेशन हो, इन सभी को डिस्क्राइब कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ही करता है। हम जो हैं, हमारी कैसी है गवर्नमेंट? फेडरल है या फिर कॉन्फेडरेशनल है, यूनिटरी है, कैसी है? फेडरल। ऑलराइट, कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ डिस्क्राइब किया गया है। एंड इट में ऑल्सो डिलिनेट द पावर्स ऑफ नेशनल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। फेडरल, वेरी गुड। इसी के साथ देखो, राष्ट्रीय और प्रांतीय सरकारों की शक्तियों का भी निर्धारण कर सकता है। स्टेट को भी पावर कहां से? कॉन्स्टिट्यूशन में डिवीजन है ना, प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर है हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर भी है। जिस तरीके से हम यूनियन गवर्नमेंट पढ़ते हैं, उसी तरीके से हम स्टेट गवर्नमेंट भी पढ़ते हैं। जब बात यूनियन गवर्नमेंट की आती है तो हम क्या पढ़ते हैं? वहां पर पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं, प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर पढ़ रहे हैं। जब बात स्टेट गवर्नमेंट की आती है तो सेम चीज हम वहां पर पढ़ रहे हैं। स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ रहे हैं, सीएम के बारे में पढ़ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर के बारे में, गवर्नर के बारे में पढ़ रहे हैं। ऑलराइट, तो इनके जो इंटर रिलेशन है ये भी डिस्क्राइब किए गए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब किए गए हैं। प्रोविंशियल प्रोविजंस फॉर अमेंडमेंट। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस फॉर अमेंडमेंट्स, संविधान के संशोधन के लिए भी प्रोविजंस बताए गए हैं कि किस किस कानून को, किस किस लॉ को किस किस समय पर अमेंड किया जा सकता है, किस लिमिट तक अमेंड किया जा सकता है, किस आर्टिकल के अंदर, या फिर जो अमेंड किया गया है उसका अगर सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है या किसी अधिकार, फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन कर रहा है तो वो इनवैलिड भी हो सकता है। बाद में ये इंटरप्रिटेशन हुआ, लेकिन अभी तो यही है कि अगर कोई संशोधन होता है, कोई पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है और उसके द्वारा अगर किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है तो उसको इनवैलिड घोषित किया जाएगा। कहाँ लिखा है ये बात? बताओ एक बार, इसके बारे में पढ़ा है, कहां पर लिखा हुआ है? एनी आइडिया? कोई आइडिया है इसके बारे में? हाँ जी, प्रीवियस स्लाइड। ओके, आर्टिकल 368। सी आर्टिकल 368 क्या करता है पता है? आर्टिकल 368 तो आपके संविधान संशोधन की बात करता है। कौन से संशोधन की बात करता है आर्टिकल 368? बट आई एम आस्किंग कि अगर कोई पॉलिसी फॉर्मुलेशन हुआ
या कोई लॉ बन गया, मान लीजिए कोई एक्ट बन गया, और उसके द्वारा अगर किसी नागरिक के, किसी सिटीजन के, मान लीजिए मेरे मूल अधिकार का हनन हो रहा है, मेरा मूल अधिकार वॉयलेट हो रहा है, तो उसको इनवैलिड घोषित किया जा सकता है, इनवैलिड डिक्लेयर किया जाएगा। ये बात कहां पर पढ़ते हैं हम? आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 में तो जब आपके फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है तो आप हाई कोर्ट जाते हो। आर्टिकल 226 में तो नहीं लिखा ये, तब तो आप हाई कोर्ट जाते हैं। आर्टिकल 35 अगर आप पढ़ेंगे, 34, 35, तो वहां पर तो मार्शल लॉज की बात होती है, अगर आपने पढ़ा है तो। आर्टिकल 34, 35 जब आप पढ़ते हैं तो मार्शल लॉज की बात होती है, वहां पर होती है 13 में। हाँ, मतलब पहले ही ये बात हो जाती है, जुडिशियल रिव्यू, बिल्कुल। तो ये इंटरप्रिटेशन, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविटी, जब हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं तो यहाँ पर ये आता है। क्लियर? डन है ये? एक बार मुझे बताओ, डन? आज ही मिल जाएगी रिकॉर्डेड क्लास, आज ही मिल जाएगी आपको रानी, आज ही मिलेगा रिकॉर्डेड क्लास। सी प्रोविजंस फॉर अमेंडमेंट, सो एज इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू foretell all possibilities in future with a great degree of accuracy। यहां पे बोला गया है चूंकि भविष्य में सभी संभावनाओं का सटीक पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है। आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 को जब आप पढ़ेंगे, आर्टिकल 12 में स्टेट की बात हो रही है, आर्टिकल 13 जो है वो बोलता है कि अगर, क्योंकि उसको ऐड किया गया है बेसिक स्ट्रक्चर से, कि अगर किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो फिर उस कानून को, उस अधिनियम को, उस एक्ट को उस लिमिट तक इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे ना, जब पार्ट 3, अभी जस्ट ये क्या है, बेसिक क्लास है, क्योंकि हमको यहाँ से चलना है शुरू में, लेकिन जैसे ही हम आएंगे पार्ट 2 में तो हम फिर पिक पकड़ेंगे, फिर आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी जो चीज़ आप एक्सपेक्ट कि हाँ पॉलिटी में हम सिटीजनशिप पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं। ठीक है, अभी बेसिकली मे बी शायद थोड़ा सा यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा होता है तो मे बी आपको हैवी लग रहा होगा, लेकिन ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टर्मिनोलॉजी जब आप समझ लेंगे तो फिर पूरी पॉलिटी समझ में आ जाती है। साइंस भी पढ़ाओगे? साइंस में नहीं पढ़ाऊंगी शायद, है ना, साइंस सर पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, 2014 में कॉलेजियम वाला, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, हम उसे भी यहाँ पर देखेंगे और क्वेश्चंस वहाँ से भी आते हैं। ऑलराइट, सो अब देखिए यहाँ पर, चूंकि भविष्य में सभी संभावनाओं का सटीक पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं होगा, इसीलिए संविधान में संशोधन के लिए पर्याप्त प्रावधान होने चाहिए। यानी कि पहले ही ये बात कर दी गई थी कि अगर, देखो एक चीज होती है, अगर टाइम पीरियड सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जो डिसीजंस होते हैं, जो न्याय होता है, जस्टिस होता है, राइट, वो चेंज हो जाता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब परिस्थिति कुछ और थी, आज कुछ और है, तो पहले ही मेंशन कर दिया गया था कुछ चीज़ों को, कुछ चीज़ें बाद में जुडिशियल रिव्यू के द्वारा, राइट, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के द्वारा जोड़ी गई हैं कि देखो अभी सिचुएशन हो रही है चेंज, तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ कुछ चीज़ों में हमको अमेंडमेंट की ज़रूरत है, संशोधन की ज़रूरत है, और इसीलिए यहाँ पर होता भी है। अनुलेखा बोल रही है, आई नेवर स्टडीड पॉलिटी बिफोर, विल दीज क्लासेस बी इनफ, शुड आई स्टडी मोर एंड यू आज यूपीएससी एस्पिरेंट स्टडी फॉर। आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं अनुलेखा, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो? अकाउंट इसी में मैम कराती है। अच्छा कोई नहीं, तो यहाँ पर जो आपको सिलेबस ईपीएफ के अकॉर्डिंग ही कराया जा रहा है, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है, बस आप कोशिश करो थोड़ा सा क्वेश्चंस को देखते रहो, क्वेश्चंस देखते रहो। वैसे मैं यहाँ पे आपको कराऊंगी, हाँ मैं टॉपिक वाइज जो हम पढ़ाएंगे ना वो मैं कराऊंगी, ये मैं कल से नेक्स्ट क्लास से करूंगी, डोंट वरी, जो भी मैं चीजें पढ़ाऊंगी मैं आपको उसके क्वेश्चंस भी डिस्कस कराऊंगी। देखो, सो इट शुड कंटेन अ सेट ऑफ डायरेक्शन फॉर इट्स ओन मॉडिफिकेशंस, inherent capacity to change according to changing times and needs help any system to survive and improvement। मैं 1 मिनट के लिए आपको इस चीज से हटा के कुछ बता रही हूँ। देखो, जब हम पॉलिटी की क्लास कर रहे हैं, मैं बार बार यूपीएससी की बात इसलिए करती हूँ क्योंकि ईपीएफओ का एग्जाम यही कंडक्ट कराता है, और सबसे बड़ी बात क्या है, जितना हमको अपना ऑब्जर्वेशन यहाँ रखना पड़ता है ना, आपको सेम स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। ठीक है, आपको कंटेंट
यहाँ पे पूरा इनफ मिल रहा है। अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ तो डोंट वरी, मैं बिल्कुल एग्जाम को अप्रोच करके उसी लेवल का यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगी सारी चीजें। ओके, करंट अफेयर से, बट आप इतना सपोर्ट करो, न्यूज़पेपर पढ़ के आओ, करंट अफेयर से अपडेट होके आओ, ताकि जब हम कर रहे हैं तो आप भी तो मुझसे डिस्कस करो कोई चीज, मुझे बताओ उसके बारे में, ताकि मैं और ज्यादा बता पाऊँ। राइट, जब आप कोई चीज मुझे पूछोगे है ना, तो फिर मैं उस चीज पे और ज्यादा बात कर सकती हूँ। तो आप ये अप्रोच बना लो, करंट अफेयर को तो न्यूज़पेपर को बिल्कुल शामिल कर लो। ऑल राइट, सो पढ़ के आया करो थोड़ा सा आप लोग, ताकि क्लास में केवल सुनना ना पड़े, आप थोड़ा इन्वॉल्व हो, आप मुझे पूछो। अब यहां देखो, इसीलिए अपने स्वयं के संशोधनों के दिशा निर्देशों का एक सेट होना चाहिए, बदलते समय और आवश्यकताओं के अनुसार बदलने की अंतर्निहित क्षमता किसी भी प्रणाली को जीवित रखने और बेहतर बनाने में मदद करती है। हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे जब हम अपने पेरेंट्स की बात करते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स की बात करते हैं, आज भी अभी तो इवन हमारे आपके जनरेशन के लोग, हम क्या बोलते हैं कि जनरेशन चेंज हो गई है, हमारे थॉट्स नहीं मिलते हैं, इनको चेंज होना चाहिए, हम ये बातें करते हैं, हम ये बात करते हैं कि नहीं करते? बताइए कि जनरेशन अब चेंज हो गई है, अब हम 2025 में, 21st सेंचुरी में, चलो सेंचुरी भी छोड़ो, अभी हम 25 में हैं, और आज से अगर 20 साल पहले का टाइम देखें तो भी बहुत चेंज हो चुका है। 20 साल पहले के लोग और आज के लोगों का भी मेंटल जो स्टेटस है, जो मेंटल लेवल है, जो समझने की एबिलिटी है चीज़ों को, राइट, उनका जो कॉम्प्रीहेंड लेवल है वो बहुत आगे जा चुका है। मतलब क्या है, हम क्या बोलते हैं कि आपको आज के टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा, अपनी सोच को मॉडिफाई करना पड़ेगा। हम यही बोलते हैं, कितने बार बोलते हैं अपने पेरेंट्स से बात करते समय कि आप समझो टाइम बदल चुका है, अब पहले जैसी बातें नहीं है। तो सेम चीज कॉन्स्टिट्यूशन की है, सेम चीज कॉन्स्टिट्यूशन की है, संविधान की है। जब बना था तब की बात अलग थी, उन्होंने एक प्रावधान कर दिया था कि देखो जब भी जरूरत पड़ेगी तो संशोधन कर सकते हो आप, लेकिन बाद में बोला गया कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म नहीं कर सकते हो। जैसे हमारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं, कहीं पर भी जाके पढ़ो, कुछ भी करो, लेकिन अपने फैमिली वैल्यूज को मत भूलना, अपने रूट्स को मत भूलना, यही बोला जाता है हमको जब हम घर से निकलते हैं। आप बताइए, आप में से जो भी स्टूडेंट घर बाहर पढ़ रहे हो, हमको ये एक बेसिक चीज बोली जाती है कि नहीं बोली जाती? तो जैसे हमारे फैमिली वैल्यूज होते हैं, रूट्स होते हैं, सेम कॉन्स्टिट्यूशन का जो रूट है वो क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक ढांचा, मूल ढांचा। हमारी जो प्रस्तावना है वो है मूल ढांचा। हमको हमारे मम्मी पापा जो शुरू से सिखाते हैं, आप इसको ऐसे समझिए, हम उनको नहीं भूल सकते चीज़ों को। तो वैसे ही है, हमारी प्रस्तावना में जो लिखा है, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम बंधुत्व पर बिलीव करते हैं, राइट, हम समाजवादी देश हैं। तो हम ऐसा नहीं है कि अचानक से हम कैपिटलिस्ट हो जाएंगे या अचानक से हम एक धर्म को बढ़ाना शुरू कर देंगे। इसीलिए जब रिलीजन बेस्ड कभी यहाँ पर झगड़े होते हैं तो कैसे गवर्नमेंट बैलेंस अपना लेती है, देखा है कभी? ओपनली तो कभी भी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती किसी रिलीजन को, इसीलिए नहीं करते हैं। ऑल राइट, हाँ जी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर डिप्राइव्ड पीपल। अब एक और नेक्स्ट चीज, हाँ, केशवानंद भारती मामला या केशवानंद भारती केस इन 1973 में ये बात आई थी कि आप जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं कर सकते, और कोई लॉ, कोई पॉलिसी, कोई एक्ट ऐसा बनता है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन मार्क लगाता है, उसी लिमिट तक उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट केस है, यहाँ से सवाल आते हैं तो मैं ये भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। अब नेक्स्ट जो हमारा इसी में एक हेडिंग है वो है हाउ कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर डिप्राइव्ड पीपल। जो डिप्राइव्ड लोग होते हैं, जो वंचित लोग होते हैं, उनको संविधान किस तरीके से एम्पावर करता है, कैसे सशक्त बनाता है। डिप्राइव्ड पीपल में कौन कौन आते हैं? जैसे अगर आप फंडामेंटल राइट्स की बात करो, अगर आप फंडामेंटल राइट्स की यहां पर बात करें तो आर्टिकल 13, 15, 16, 32, 142, माइनॉरिटीज रिजर्वेशन जैसे SC, ST, OBC, राइट, एंड फीमेल वुमेन्स की बात होती है, डिप्राइव्ड में ही माना जा रहा है, तभी तो रिजर्वेशन की बात हो रही है, अलग से आरक्षण की, अलग से एम्पावर। एक बात मुझे बताइए, बहुत प्रैक्टिकल बात है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं और जब डिस्कशन करते हैं ना, सोचते नहीं है। आप में से कभी किसी ने कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पर किसी डिबेट में पार्टिसिपेट किया है? किसी डिबेट में पार्टिसिपेट किया है? बताओ एक बार।
क्योंकि जब हम डिबेट्स डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो हमारी ये एबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है ना, डिस्कशन करने की, किसी चीज़ पर डिबेट करने की। सी, हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात क्यों करते हैं? हाँ जी, 106 वाली तो हुई मैम अभी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात क्यों करते हैं? क्योंकि एम्पावर किसको करते हैं? जो वीक होता है। एम्पावर, अगर हम ऐसे बड़ा लोकल टाइप का उदाहरण लें, एग्जाम्पल लें समझने के लिए, अगर किसी की तबीयत खराब है, किसी स्वस्थ व्यक्ति को आप मेडिसिन दोगे? किसी स्वस्थ व्यक्ति को आप मेडिसिन देंगे? नहीं। हम वुमेन को एम्पावर इसलिए करते हैं क्योंकि इतने समय से उनको बिल्कुल साइड किया गया है। भले ही हम कितने ही फेमिनिज्म की बात कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन अगर अभी भी रियलिटी देखोगे तो बहुत सारी चीजों में जो रियलिटी चेक करोगे ना, वो बहुत अलग निकलेगा, पता है, बहुत अलग निकलेगा। 36% रिजर्वेशन इन बिहार। हाँ जी, इन डिफेंस लेवल डिबेट ऑन इंडिज, यस, नेवी में होता है, बिल्कुल सही बात है। क्लियर है ये चीज? अब यहां पर देखो, जो हमारे मूल अधिकार हैं, जैसे 13 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, यहां पर 16 में रिजर्वेशन की बात की जाती है, यहां पर इक्वालिटी की बात की जाती है। 32 क्या कहता है? 32 कहता है कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट को वायलेट करोगे तो आप कहां जा सकते हो? आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आर्टिकल आपका 142 हो गया, राइट। इसी के साथ जुडिशियल राइट्स दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये जो राइट्स हैं, जुडिशियल राइट्स हैं, इसी के साथ आपका जो 17 है, आर्टिकल 17 राइट, ये न्याय संगत अधिकार हैं जो भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगर हम 15 की बात करें यहां पर, तो नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि आर्टिकल 15 क्या अनाउंस करता है? आर्टिकल 15 कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ। आप कहीं पर भी भारत में पैदा हुए हो, ठीक है, आप किसी भी जाति से आते हैं, किसी भी धर्म से आते हैं, आप चाहे महिला हैं, पुरुष हैं, कोई भी हैं, तो जेंडर बेस्ड भी यहाँ पर इनइक्वालिटी नहीं हो सकती है। ये हमको सुरक्षा देता है अनुच्छेद 15, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो इस तरीके से डिप्राइव्ड लोगों को एम्पावर करता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसी के साथ आर्टिकल 16 क्या कहता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जैसे ईपीएफओ का फॉर्म आया है, ईपीएफओ का फॉर्म कहीं तो लिखा नहीं होता कि कोई जनरल कैटेगरी में आएगा वही डालेगा, या कोई एससी में आएगा सिर्फ वही भर सकता है, ऐसा नहीं लिखा होता ना कहीं पर भी। इवन जो डिप्राइव्ड सेक्शन होता है उसको रिजर्वेशन दिया जाता है, कई बार उसकी फीस कम की जाती है। जैसे जब यूपीएससी का फॉर्म फिल करते हैं, है ना, आप लोगों में से जिन्होंने भी दिया है उनको पता होगा, तो फीस अलग अलग होती है सबकी। इवन गर्ल्स के लिए तो कोई फीस नहीं होती, लड़कियों को तो फीस ही नहीं देनी होती है, ठीक है। पता होगा आपको इस चीज के बारे में, जब आप यूपीएससी प्रीलिम्स का फॉर्म फिल करते हैं तो लड़कियों को कोई फीस नहीं देनी होती है, ठीक है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता। आर्टिकल 32 क्या कहता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार है ये, कि अगर किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट एक्सेस टू सुप्रीम कोर्ट, आप बिल्कुल डायरेक्ट, बिना हाई कोर्ट जाए, बिना कहीं जाए, आर्टिकल 32 के अंतर्गत जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट। हाँ जी, मतलब ईपीएफओ में भी फी एग्जेम्प्ट है फीमेल की। ईपीएफओ के फॉर्म में आप बताओ फीस गई है? हाँ, तो चूंकि यूपीएससी जो जो एग्जाम कराता है ना, जैसे एनडीए की बात होती है, बिल्कुल हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है। किसने कहा था ये बात किसने कहा था अबाउट आर्टिकल 32? बताइए कमेंट सेक्शन में। किसने कहा था इसके बारे में, अबाउट आर्टिकल 42 के बारे में? 42 नहीं, 32 के बारे में किसने कहा था? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। हमने कल भी बात की थी इसके बारे में, ठीक है, कल भी हमने इसके बारे में बात की थी, वेरी गुड। और 226 के अंतर्गत आप जा सकते हो कहां पर? हाई कोर्ट, यानी कि उच्च न्यायालय।
उच्च न्यायालय जा सकते हैं। एक बात मुझे बताइए, जब आप हाई कोर्ट जाओगे या फिर आप जब सुप्रीम कोर्ट जाओगे, मतलब सर्वोच्च न्यायालय जब आप जाते हैं, ठीक है, तो ये रिट जारी करते हैं। रिट पता है क्या होता है? ये देते हैं रिट्स। ऑल राइट, अब मुझे बताइए रिट्स क्या होता है? क्या होता है ये रिट्स? कितनी रिट्स हैं? इतना बता दीजिए कितनी है? ऑर्डर्ड बाय कोर्ट, यस, वेरी गुड, 5। ओके, सो सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है। और अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट कितनी रिट जारी करता है? हाई कोर्ट कितनी करता है? अच्छा, रिट नहीं मालूम क्या होता है, कोई बात नहीं, अभी हम डिस्कस करेंगे। हाई कोर्ट 6 करता है, 3, 1, 4 नहीं, 6, 5 ही होती हैं, 5 ही है। सेम रेट्स है जो हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी। डिपेंड ये करता है कि आप जा कहाँ रहे हो। बस अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हो तो वही काम सुप्रीम कोर्ट जब करेगा वही काम पूरे देश के लिए। अगर आप हाई कोर्ट में जा रहे हो तो हाई कोर्ट का अपना एक अधिकार क्षेत्र होता है। हाई कोर्ट का मतलब क्या होता है? हाई कोर्ट तो राज्य में होता है ना, स्टेट का होता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कहाँ? स्टेट का होता है। जैसे आप जिस भी राज्य से आते हो, ठीक है, आप जिस भी राज्य से आते हैं, मान लीजिए आप हिमाचल प्रदेश से हैं या आप पंजाब से हो, हरियाणा से हो, तो एक हाई कोर्ट होता है। स्यू मोटो भी होता है इसमें, हाँ जी। स्वयं संज्ञान लेना, जैसे कई बार होता है कुछ चीजें हो रही हैं अचानक से नजर पड़ गई तो कोर्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों स्यू मोटो ले सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब आगे देखो यहाँ पर आर्टिकल 42 क्या कहता है? आर्टिकल 142 ये क्या कह रहा है? अनुच्छेद 142, ठीक है, अनुच्छेद 142 क्या कह रहा है? मैं आपसे एक चीज कह रही हूँ, धीरे धीरे हम क्लास का डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे, ओके। और क्वेश्चंस जो मैं डिस्कस करूंगी वो भी आपसे ईपीएफओ के, अगेन फिर मैं यूपीएससी को इन्वॉल्व करूंगी ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल उसी अप्रोच में हो। आसान आसान चीजें यहाँ पे करके मैं ये नहीं चाहती कि आपको बस क्लास में अच्छा लगे और एग्जाम में फिर वो वहाँ गड़बड़ हो। ओके, तो आप इस चीज के लिए तैयार रहना, थोड़ा सा पढ़ के आया करो आप लोग। ऑल राइट, देखो आर्टिकल 142 की बात यहाँ पर हो रही है, तो सर्वोच्च न्यायालय पूर्ण न्याय कर सकता है। अंडर आर्टिकल 42 सुप्रीम कोर्ट कैन डू कंप्लीट जस्टिस। ऑल राइट, आसान तो आजकल स्टेट पीसीएस में भी नहीं हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी क्या होता है? जो आपका आता है आर्टिकल 326 प्रीलिम्स। हाँ, मैं सीएससी प्रीलिम्स के इसीलिए आज जो लेके आई थी ना मैं बीच बीच में आपका जो सीएससी प्रीलिम्स का, क्योंकि रिवाइज हो जाता है कंटेंट, राइट टू वोट, हाँ रिवाइज हो जाता है, तो मैं वो लेकर के आऊंगी आपके लिए, डोंट वरी। बस सार्वभौमिक मताधिकार होता है आपका यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी। देखो जैसे हमारे देश में, इंडिया में यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी है कि नहीं है? यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी है यहाँ पर। थैंक यू सो मच। बस धीरे धीरे हम डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे अपना, लेकिन क्लास में, ओके, क्वेश्चंस का भी, और बाकी तो चीजें उसी लेवल पे चल रही है, मैं क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाऊंगी आपके साथ। हमारे यहाँ पर यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी है, जैसे एक मिनिमम एज क्या है हमारी वोट करने की? मिनिमम एज क्या है वोट करने की? ओबीसी जनरल वाले 18 है, यानी भारत का कोई भी नागरिक, चाहे किसी भी धर्म का है, किसी जाति का है, किसी जगह पैदा हुआ है, किसी राज्य का है, अगर 18 वर्ष का है, पढ़ा लिखा है, नहीं है, तो वो वोट कर सकता है, कर सकता है ना। जनरल इलेक्शंस जब होते हैं आपके तो वोट कर सकते हो आप आराम से, ठीक है। सो हमारे यहाँ यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी है, और इसकी बात कहाँ की गई है? अनुच्छेद 326 में, 326। कुछ कुछ चीजें तो रट्टा मारनी पड़ेंगी अभी से, शुरू से ही, जैसे जो जो आर्टिकल आ रहे हैं ना एक लिस्ट बनाते जाओ, इसमें क्या है, इसमें क्या है, और उनको रट लो साथ के साथ ही, ठीक है। एक एक बताऊं, एक कहावत होती है, एक सेइंग है कि जब हम तैयारी करते हैं ना यूपीएससी की, हमको उंगलियों पे चीजें याद हो जाती है, इतने बार रिवीजन करना होता है। तो आपको उसी लेवल पे जाना पड़ेगा, उसी लेवल पे चढ़ना पड़ेगा हर सब्जेक्ट में, ठीक है, राइट। हाँ इतना, बट आप अगर रिवाइज करोगे तो हो जाएगा, ये मेरा खुद का अनुभव है, खुद का एक्सपीरियंस है। आप बार बार रिवाइज करोगे, हो जाएगा आपका, कोई इशू नहीं है।
अब यहां पर देखो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी की बात आ रही है, सार्वभौमिक मताधिकार की, आर्टिकल 326, राइट टू वोट फॉर ऑल सिटीजन्स एज्ड 18 एंड अबव। हाँ जी, अब हम बात करेंगे सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। सोशल जस्टिस क्या है, सामाजिक न्याय क्या है? हाँ जी, तभी याद हुआ है, बिल्कुल सही बात है। सो आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 और 24 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर सामाजिक न्याय की बात होती है ना। किस चीज की बात होती है? जैसे प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, ठीक है। आर्टिकल 23 जब आप करते हैं, जब आप पढ़ते हैं, तो यहां पर सोशल जस्टिस की बात हो रही है। तस्करी, किस चीज की तस्करी? कौन सी ट्रैफिकिंग? ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जैसे आपने देखा होगा कई बार, यस, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यस, आपने कई बार ये देखा होगा, और मोस्टली दिल्ली पे केस स्टडी हुई है ये, है ना। दिल्ली पे ये केस स्टडी हुई है 2022 में, कोविड जब खत्म हो रहा था ना धीरे धीरे, उस समय पर जब मेंस था तो ये बहुत चर्चा में आ गई थी केस स्टडी। और उस समय पर एक केस स्टडी आई थी कि दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में, कई बार आप दिल्ली में देखोगे छोटे छोटे बच्चे बहुत मिलते हैं, बहुत ज़्यादा। अगर आप में से कोई दिल्ली रह के तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो शायद आपको पता होगा कि वहाँ पर क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा आपको पैसे आदि मांगते हुए मिलेंगे, राइट, या फिर कुछ कुछ चीज़ें बेच रहे हैं, उनसे वो काम कराया जाता है। पर वो आते कहाँ से? ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थ्रू ही उनको इधर उधर के कामों में लगाया जाता है। कई बार उनको प्रोस्टिट्यूशन में डाल दिया जाता है, मेल और फीमेल दोनों बच्चों को, दोनों चाइल्ड को, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि केवल फीमेल चाइल्ड की बात हो रही है। उनको ऑक्सीटोशन देके उनकी बॉडी को, जो कि पहले मैच्योर नहीं होती है, समय से पहले मैच्योर करा दिया जाता है और उनको प्रोस्टिट्यूशन में डाल दिया जाता है। तो इस तरीके की एक केस स्टडी थी, राइट। एथिक्स का पेपर होता है ना, एथिक्स का जो पेपर होता है, पेपर 4, राइट, उसमें आती है केस स्टडी। आपको पता होगा उन चीज़ों के बारे में, जो स्टूडेंट आप में से उधर हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, और जो नहीं है उनको मैं बता रही हूँ, आप समझो इस चीज़ को, ठीक है। और दिल्ली की बात नहीं, हर जगह आपको छोटे बच्चे देखने को मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे छोटे बच्चे देखने को। तो बेसिकली ट्रैफिकिंग को रोकना, फोर्स्ड लेबर, कई बार उन बच्चों से जबरदस्ती बलून्स बिछवाए जाते हैं, पेन बिछवाए जाते हैं, ठीक है, जबरदस्ती। कभी पकड़ के उन बच्चों को पूछो मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ है, उनको नहीं पता होता, उनको पता नहीं होता, ठीक है। सो आर्टिकल 23 जो है ये तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जबरन श्रम, फोर्स्ड लेबर पर प्रतिबंध लगाता है कि आप बच्चे से या किसी से भी, बच्चे की बात नहीं है, किसी से बड़े से भी जबरदस्ती काम नहीं करा सकते उसकी इच्छा के विरुद्ध। आपसे भी, आप चाहे 18 साल के हो, 20 साल के हो, 22 के हो, 40 के हो, 50 के हो, किसी का भी, कोई भी किसी एज ग्रुप का है, आप किसी से जबरदस्ती काम उसकी इच्छा के विरुद्ध करा ही नहीं सकते हो। इसी को बोलते हैं फोर्स्ड लेबर, बलात् श्रम, ठीक है। बलात् श्रम एक शब्द हिंदी में चलता है इसके लिए। जब आप पॉलिटी पढ़ते हो हिंदी में तो ये शब्द आपने सुना होगा। अब देखो आर्टिकल 24 क्या कहता है? बैन चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्रीज बिलो 14 ईयर्स। फैक्ट्री में काम करने से रोकना होता है। 14 साल के जो बच्चे होते हैं उन पर हमारा अनुच्छेद 24 प्रतिबंध लगाता है, फंडामेंटल राइट है ये। और ये बड़ा चल रहा था, दिवाली के आसपास बहुत चलता है, आप देखोगे अचानक से रेड पड़ना शुरू हो जाती है ना। दिवाली के आसपास ज्यादा होता है। चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 एंड फैक्ट्री एक्ट 1948, माइंस एक्ट यस 1952, बिल्कुल। यहाँ पर 14 साल से कम के बच्चे को काम करने से रोका जाता है, ठीक है, बिल्कुल। आर्टिकल 46 क्या कहता है? आर्टिकल 46 अनुच्छेद 46 क्या कहता है? प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC, ST एंड वीकर सेक्शन। अब मुझे एक बात बताइए, व्हाट इज इट? फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और DPSP? DPSP, वेरी गुड मनोज, और बताओ। श्योर DPSP है। DPSP कहां से कहां तक आते हैं? कहां से कहां तक आते हैं DPSP? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बट DPSP कहां से कहां तक आते हैं? 36 to 51। ओके गुड, डायरेक्टिव स्टेट ऑफ प्रिंसिपल, राइट। DPSP, हाँ जी। सो प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC, ST एंड वीकर सेक्शन। यहाँ देखो अनुसूचित जातियों,
अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्ग के जो शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ाने की बात करता है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं या राज्य के नीति निदेशक तत्व। अगर हम यहाँ पर राज्य के नीति निदेशक तत्व या डीपीएसपी, डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्व में कौन सा आ रहा है, अनुच्छेद या आर्टिकल 46। ठीक है, इसमें आर्टिकल 46 में क्या बोला गया है, एससी, एसटी और वीकर सेक्शन, यानी कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनकी शिक्षा आदि की व्यवस्था करने की बात यहाँ पर की गई है। तो ये सामाजिक न्याय की बात हुई है, राइट। इसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन एज लिविंग डॉक्यूमेंट, आपने एक चीज हमेशा सुनी होगी कि जो हमारा संविधान है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, लिविंग डॉक्यूमेंट है, इसी वजह से इंक्रीज हो रहा है, इसी वजह से उसमें चेंजेस हो रहे हैं। कभी किसी नॉन लिविंग थिंग में आपने देखा है चेंजेस होना, देखा है, बताइए कमेंट सेक्शन में, नहीं है ना। सो कॉन्स्टिट्यूशन एज लिविंग डॉक्यूमेंट, संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। कैसे कैसे डिफाइन करेंगे जीवंत दस्तावेज है, एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफन डिस्क्राइब एज लिविंग डॉक्यूमेंट बिकॉज इट इवॉल्व विद चेंजिंग सोसाइटल नीड्स, राइट, इट इवॉल्व विद चेंजिंग सोसाइटल नीड्स। जैसे जैसे समाज की आवश्यकताएं बदल रही हैं, जैसे जैसे समय, कब बना था संविधान, कितने सारे इसमें अमेंडमेंट हो गए, कितने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गए। जैसे एजुकेशन की बात अगर हम करें, हम यहाँ पर अगर बात करें राइट टू वोट की, वोट देने की बात करें, ठीक है, कितने सारे संशोधन, यहाँ सिटीजनशिप की बात करें, नागरिकता लेने की बात करें, नागरिकता देने या छीनने की बात करें, तो कितने सारे अमेंडमेंट्स, 106 टोटल अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। यस, वेरी गुड, ठीक है। तो आप एक बात बताइए, इतने सारे जो अमेंडमेंट्स हुए हैं ये कैसे हुए हैं, एक बाय द टाइम हुए हैं, अभी तक के समय के हिसाब से हुए हैं। सोसाइटल नीड्स जैसे जैसे चेंज हुई वैसे वैसे संविधान में परिवर्तन हुआ। बट हमने एक चीज, जो बेसिक इसकी फीलिंग है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो नहीं चेंज कर सकते, राइट, वो हम यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ आप देखो, भारतीय दस्तावेज को अक्सर एक जीवंत दस्तावेज के रूप में वर्णित किया जाता है क्योंकि यह बदलती सामाजिक आवश्यकताओं के साथ विकसित होता है, बदलती हुई सामाजिक आवश्यकताओं के साथ यहाँ पर विकसित होता है, राइट। हाँ जी, डन अंकिता। एक बार मुझे बताइएगा अगर हो जाएगा तो, ठीक है। एक बार बताइएगा हो जाएगा तो, ओके। अच्छा, आज की थक गए आप लोग, कितनी क्लासेस हो रही है पीएफओ की, कितनी क्लासेस हो रही है, डन, ओके। 3, तो कितनी, कितने कितने टाइम की है, 4 क्लास हो रही हैं, इतनी जल्दी थकान की उम्मीद तो नहीं कर सकते आपसे। 3 बजे, अच्छा अच्छा, 3 बजे से बैठे फोन लेकर, ओके ओके, हाँ मतलब थोड़ा सा स्क्रीन छोटी है तो इस वजह से आंखों पे ज़्यादा जोर पड़ रहा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड इस बात को तो, राइट। कॉमर्स की भी थी, कॉमर्स की क्लास भी थी, अच्छा 4-5 क्लास हो रही हैं आपकी। बट मैं अगेन आपसे एक चीज़ कहूँगी, हार्डवर्क हमारा पे करता है। देखो, मैं फिर कहूंगी, हार्ड वर्क पे करता है, एग्जाम सबका नहीं निकलता है, लेकिन बहुत अच्छे इंसान बन के निकलते हैं। जहां आप खड़े हो जाओगे ना, वहां से आप अर्न करना शुरू कर सकते हो बहुत अच्छा खासा, मैं ये आपको बता रही हूँ। तो इतनी जल्दी मत थको, जब हम यूपीएससी का नाम जुड़ा है, मैं फिर इन्वॉल्व करूंगी यूपीएससी को, बहुत ऑब्सेशन है मुझे यूपीएससी को लेके, ठीक है। तो जब हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो होता क्या है कि 3-3 घंटे की सिटिंग लेनी होती है, कम से कम 3 से 4 आपको, 3 से 4, ठीक है, हाँ। सो यहाँ पर देखो, अनुसूचित जाति जनजाति और कमजोर वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, राजनीतिक सशक्तिकरण, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात कर देते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट क्या है, आर्टिकल 330,
राजनीतिक सशक्तिकरण किस तरीके से होता है यहाँ पर। सो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC ST इन लोकसभा, लोकसभा में SC ST के लिए रिजर्वेशन किया गया है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? आर्टिकल 330, बस तुरंत मेंशन कर लो यहाँ पर, आर्टिकल 330, इतना ही लिखो, ज्यादा नहीं। क्या है? SC ST और रिजर्वेशन। आप देख लो कितने में समझ सकते हो, RE लिख दो, कितने में समझ सकते हो, आरक्षण लिख दो, अगर रिजर्वेशन R से बहुत सारे इनिशियल्स बन सकते हैं तो, ठीक है। मॉर्निंग सेशन में क्लास नहीं हो सकती, मॉर्निंग वाली क्लास के लिए देखो टाइमिंग तो क्लास की है, क्योंकि बाकी भी क्लासेज हो रहे हैं ना आपके। कभी कभी SC ST के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट में वैकेंसी निकाली जाती है, उसमें OBC जनरल अलाउ नहीं होते, ये आर्टिकल 46 के अंतर्गत होता है क्या। अच्छा एक चीज और, केवल SC और ST के लिए जो वैकेंसीज आती हैं वो कहीं ना कहीं जो पीछे वैकेंसी आती हैं, जैसे आप किस स्टेट की बात कर रहे हैं कृष्णा, आप कौन से स्टेट की बात कर रहे हो, क्योंकि ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। हाँ ऐसा है कि जनरल के लिए कम सीटें हैं, मान लो 5 सीट आ गई तो SC के लिए ज़्यादा हो जाएगा, राइट। हाँ वो पीछे से बची हुई होती हैं तो फिर उनको निकाला जाता है, ये होता है, उन पर सिलेक्शन नहीं हुआ, मान लो प्रॉपर उतना उनको प्रपोर्शन में मिला नहीं है SC के लोग ST के लोग, तो फिर उनको वापस उनको लेना होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में उनको इक्वल उस पर लाना है, इस वजह से ये निकाला जाता है। बैकलॉग बिहार, ओके। आशुतोष आप बिहार से हो? छत्तीसगढ़ में हुआ है, बिहार में हुआ है, क्योंकि जब भी ये रिजर्वेशन, जब सीट्स आती हैं ना, निकलती हैं वैकेंसी, तो प्रॉपर हो नहीं पाता है उनका सिलेक्शन किसी प्रोसेस की वजह से, किसी, क्योंकि आपको पता है यूपी बिहार MP की जब बात आती है एग्जाम्स की तो क्या हाल होता है, आप लोग बेहतर जानते हो, अच्छे से जानते हो। अच्छा आशुतोष आप यूपी से हो? HP में कभी नहीं हुआ, हाँ तो यूपी MP और बिहार का तो अलग ही गेम चलता है, ठीक है, तो आप जानते हैं। लेकिन ये जो मैटर आता है ये तब आता है कि जब मान लो वैकेंसी आई जिसमें जनरल के लिए भी है, SC के लिए है, ST के लिए भी है, अब इनका दोनों का उतना नहीं हो पाया प्रपोर्शन जितना कि होना चाहिए था। मान लो 6 सीट इनकी आई और इनकी आ गई, मान लीजिए इनकी यहाँ पर 4 या 5 सीट आ गई, तो इनमें तो अब यहाँ से कोई कॉम्पिटिशन जनरल में क्वालिफाई कर गया, वो भी यहाँ पर पहुंच गया, फिर यहाँ तो एक सीट खाली हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर ये आया नहीं तो ये बाद में निकाल देते हैं, ऐसा करते हैं, इसलिए हो जाता है। 16 का वायलेशन नहीं हुआ क्योंकि इनको प्रॉपर अनुपात चाहिए होता है, वो अनुपात जब तक फुलफिल नहीं होता है तो ये फिर निकाल देते हैं उसको। 16 का वायलेशन तब होगा जब कि मान लो बराबर हो गया, रिजर्वेशन जितना होना था उतना मिल गया, उसके बाद भी केवल SC ST के लिए निकाल रहे हैं, तो फिर ये वायलेशन हो जाएगा, इस वजह से नहीं होता है। खुशबू भी यूपी से है, ओके ओके ठीक है, गुड, अच्छी बात है, तो आप लोग बेहतर समझते हैं इस चीज को कि वहां पे किस तरीके से चीजें होती हैं। अब देखो आर्टिकल 243D अनुच्छेद 243D क्या है यहाँ पर, रिजर्वेशन इन पंचायत। आर्टिकल 243D में पंचायत में आरक्षण। देखो इतने छोटे छोटे स्टेटमेंट भी आपसे पूछे जा सकते हैं, बस इतना ही करके निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 4 ऑप्शन दे देगा। अब दे देगा ए आर्टिकल, मान लो दे दिया 243D, अब यहाँ पर बोल देगा रिजर्वेशन फॉर SC ST, पर यहाँ पर तो पंचायत के लिए आरक्षण दिया गया है, तो इनको याद कर लो, ये 1 लाइनर है, लेकिन क्वेश्चन में मदद बहुत करेंगे आपकी ये। क्लियर? अब आगे देखो, यहाँ पर हम लिविंग डॉक्यूमेंट की यहाँ बात कर रहे थे, तो संविधान को उसकी समय के अनुसार बदला गया है, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार बदला गया है। इट हैज बीन अमेंडेड 106 टाइम्स टू एड्रेस इमर्जिंग सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक चैलेंजेस, राइट, यानी कि उभरते हुए सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य की शुरुआत में 106 बार संशोधन किया जा चुका है अभी तक वर्तमान में। And Article 368 in Part 20, Article 368 in Part 20 provides the procedure for its amendment। जो मैंने अभी बात की थी ना अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 की, सो यहाँ पर संशोधन की प्रक्रिया का प्रस्ताव है कि अगर कोई संशोधन होना है, कोई अमेंडमेंट होना है, तो वो प्रोसीजर किस तरीके से होगा वो यहाँ पर बताया गया है। ऑलराइट, अब देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम यहाँ पर एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट देखेंगे कैसे, तो इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड अ लिविंग डॉक्यूमेंट ड्यू टू इट्स डायनेमिक, अडेप्टेबल एंड इवॉल्विंग नेचर। ठीक है,
भारतीय संविधान को इसकी गतिशील, अनुकूलीय, विकासशील प्रकृति के कारण एक जीवंत दस्तावेज के रूप में माना जाता है। प्रीति बोल रही है मैम बहुत प्रॉब्लम हो रही है, कभी पढ़ी नहीं पॉलिटी, देन व्हाट टू डू। कैसे पढ़ूं, एडवांस लेवल लग रहा है सब कुछ। प्रीति टेंशन मत लो आप, देखो अगर एग्जाम, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं ये कहूंगी। लेकिन हाँ मैं एक चीज़ और कहूंगी, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, टीचर आपके पास है, आप बार बार पूछ सकते हो। अगर मान लो जैसे अभी शाम को क्लास चल रही है, एक बार दोबारा रिवाइज करके देख लेना। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो लिख लेना एक पेज पर, कल दिन में भी फ़ोन करके बात कर सकते हो। जैसे हो सकता है हमारे क्लास में लिमिटेड टाइम होता है, तो मैं एक ही मुद्दे पर ज़्यादा देर बात अगर करूँगी तो फिर सिलेबस नहीं कवर हो पाएगा, है ना। तो आप फ़ोन करके बात कर सकते हो, ठीक है। मेरा नाम सविता सिंह है, मैं आप सबको बता रही हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम होता है, मान लो कभी फ़ोन पे बात करनी पड़ रही है, तो आप आराम से बात कर सकते हो, कोई इशू नहीं, आप सबके पास नंबर होगा, ठीक है। प्रीति इतनी जल्दी नहीं थकते हैं, इतनी जल्दी हारते नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा मुझे एक बार एक चीज़ बताइए, कौन से नंबर पर करना है? आपके पास इंस्टीट्यूट का नंबर है? आप लोगों के पास नंबर नहीं है? इंस्टीट्यूट का नंबर आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो, वैसे तो मिल जाएगा, सिविल स्टेप इंस्टीट्यूट लिखोगे ना वहाँ पे आ जाएगा। और उस नंबर पे आप कॉल करके, मेरा नाम सविता सिंह है, आप पूछ लेना कि जो मैम पॉलिटी पढ़ा रहे हैं उनसे बात करनी है, या नाम लेके बात कर सकते हो आप लोग, ओके। एंड इसी के साथ मैं एक चीज़ बता रही हूँ, प्रीति एक बार मैं आपका बैकग्राउंड जानना चाह रही हूँ, आपने क्या किया है? मुस्कान कॉमर्स से है, मैंने भी किया, प्रीति को हो जाएगा, बहुत ईजी है। हाँ प्रीति एक बार मुझे अपना वो बताओ जरा, आपने क्या किया है ये बताओ। मेडिकल से हो आप, कॉमर्स से हो, किस फील्ड से हो? कॉमर्स, सीए फाइनल, टेंशन मत लो, सीए फाइनल में पहुंच रहे हो। सीए वाला स्टूडेंट ऐसे इतनी जल्दी हार कैसे मान सकता है, बिल्कुल भी नहीं। सचिन ने बीएससी किया है, सब कुछ कर सकते हैं। आपने देखा यूपीएससी में मेडिकल इंजीनियर सारे तो यही सिलेक्शन लेकर जाते हैं, है ना। तो ये पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, समझने के ऊपर चीज़ है। एक बार धीरे धीरे समझना शुरू करोगे, मैं आपको बता रही हूँ अभी क्लास में जो समझ में आया वो अच्छा है, जो नहीं आया है रिवाइज करके देखना, पेपर पे लिख लेना, कुछ जो डाउट्स हो कल दिन में फ़ोन करके आप बात कर सकते हो। और मैं सभी स्टूडेंट के लिए बोल रही हूँ, और डोंट वरी, इतनी जल्दी थकते नहीं है, गिव अप नहीं करते हैं इतनी जल्दी भाई, बिल्कुल भी नहीं करते। सीए के स्टूडेंट हो आप, तो कोई सीए कर रहा है, कोई यूपीएससी कर रहा है, हमारे लिए गिव अप नाम का शब्द नहीं है, मैं बता रही हूँ आपको ये चीज़। बहुत सारा टाइम, बहुत सारा पैसा हम लोग दे के बैठे होते हैं, ऐसे इतनी जल्दी नहीं हारते, ठीक है। डोंट वरी, यूट्यूब पर बहुत बेसिक्स के वीडियोस हैं, पहले तो देखा, फिर मैम आराम से होगा। हाँ हाँ हाँ, यूट्यूब पर बहुत बेसिक्स पॉलिटी के वीडियोस हैं, पहले वो बिल्कुल वहाँ पर देख लो कुछ कुछ चीज़ें। अभी देखो ये पता है क्या थोड़ी है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, ये बिल्कुल अभी यूपीएससी लेवल का, और हमको करना पड़ेगा। अगर मैं आपको बस आर्टिकल आर्टिकल पढ़ा दूं कि ये हमारे मूल अधिकार हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है उनमें। एक स्ट्रक्चर्ड, जब क्लास है, आपने कोर्स लिया है, फीस दी है, तो आपको उसी लेवल का स्ट्रक्चर्ड वे में क्लास मिलेगी, ओके। कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर, चाहे सीए के हो आप, मेडिकल फील्ड के हो, इंजीनियर हो आप, किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, डोंट वरी, हमारा सबका बैकग्राउंड अलग है, मैं भी तो पढ़ ही रही हूँ, है ना, पढ़ाई है, तो ऐसा नहीं है। हाँ जी, यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं हूँ, मुझे बहुत क्लास अच्छी लगती है आपकी, ओके, थैंक यू सो मच। पर डोंट वरी, गिव अप करने के बारे में तो सोचना नहीं, मैं ये बता रही हूँ, क्योंकि आप वॉरियर हो, इतना जल्दी थोड़ी हारोगे, और हारना भी नहीं है, क्यों हारना है, न्यू चीज़ है, इंटरेस्ट से पढ़ो उस चीज़ को। आगे यहाँ पर देखो, ऑलमोस्ट क्लास का टाइम हमारा हो रहा है, बट हम फिर भी यहाँ पर देख रहे हैं इसको, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड अ लिविंग डॉक्यूमेंट, वाई? ड्यू टू डायनेमिक्स, अडेप्टेबल एंड इवॉल्विंग नेचर। इसका नेचर जो है बहुत इवॉल्विंग है ना, जीवंत दस्तावेज इसीलिए तो माना गया है, विकास हो रहा है, अनुकूलनशीलता इसकी ज़्यादा है, एंड इसी के साथ डायनेमिक्स एंड इंटरप्रिटेबल, यानी कि गतिशील है और व्याख्या योग है। इट अडेप्ट चेंजिंग, चेंजेस को अडॉप्ट करता है। राइट टू प्राइवेसी, डिक्लेयर अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये बात है 2019 की, और ये यूपीएससी के प्री में भी पूछा था। आप में से जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा, पेपर निकाल के आप लोग देख लेना, ठीक है। कौन सा? पुट्टू स्वामी केस था एक, पुट्टू स्वामी, और उसमें केस ही पूछा था कि ये जो राइट टू प्राइवेसी है, ये किस केस में आई है, सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में की है। पढ़ा था आपने? पढ़ा है किसी ने ये वाली चीज़ के बारे में? ठीक है,
तो ध्यान रखना है इसके बारे में। राइट टू प्राइवेसी की जैसे बात है, पहले ऐसी कोई चीज़ थी नहीं बट अब है। अगर आप अपने रूम में हो, आपकी प्राइवेसी आपका मूल अधिकार है। आपका मोबाइल आपके बिना कोई ले नहीं सकता, कोई चेक नहीं कर सकता, बिकॉज वो आपकी प्राइवेसी है। ध्यान रखना ये चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें कब मिली और किस केस में बात की गई? पुट्टू स्वामी केस। कई बार केस पूछ लेता है, तो पुट्टू स्वामी केस, वर्ष था 19। आर्टिकल कौन सा है? 2000। आर्टिकल कौन सा है? 21। पुट्टू स्वामी केस था ना? हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो देखो अब आपके सीएसए प्रीलिम्स के पीवाईक्यू भी धीरे धीरे यहाँ पर सारे इन्वॉल्व होंगे, उसी लेवल का है ये। ऑल राइट, क्लियर है? सो अब हम आगे की चीज़ें कल करें, इसकी जो आगे की चीज़ें हैं वो हम लोग कल करें, क्योंकि आप भी ठीक है। हाँ, तो हम लोग यहीं से राइट टू प्राइवेसी से ही शुरू करेंगे। ओके, इसी को कनेक्ट करेंगे, फिर हम कल आगे बढ़ेंगे। एंड अगेन मैं आप सबको पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ, बात कर रही हूँ। गिव अप करने की सोचो भी मत, मेहनत करो अच्छे से। शुरू में जब जिम भी जाते हैं ना, बहुत दर्द होता है, 2-3 दिन में इतने मसल्स फट जाते हैं कि बस कितने बार तो रोना ही निकल जाता है। होता है, ऐसा हुआ है किसी के साथ? PDF हाँ, मैं अभी बात करूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ जी, हाँ जी। एक चीज और, जो आपके ये वाले नोट्स हैं ना, अगर अभी अपडेट नहीं हो पाए तो सुबह मैं 10:30 या 11 बजे तक अपडेट करा दूंगी, ठीक है? एक बार क्लास स्टार्ट करने से पहले रिकैप करवा देना। हाँ ठीक है, रिकैप कर लेंगे। ओके, 5 मिनट में हम रिकैप कर लेंगे, ठीक है? ठीक है, अगर अभी अपडेट नहीं हुए नोट तो सुबह 11 बजे तक मैं अपडेट करा दूंगी आपके नोट्स। ऑल राइट, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।